नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राव सोमनाथ पीजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्रिय स्टूडेंट, आज हम अपने टॉपिक गति पर चर्चा करेंगे कि मोशन गति क्या होती है, ये कैसी राशि है, इसके मात्रक होते हैं या नहीं होते, इनमें आपस में क्या संबंध होता है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है गति, मोशन क्या होते हैं। दोस्तों, आप सभी ने सुना भी होगा कि लूज मोशन हो जाए, तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं कि गति क्या होती है। ये कोई व्यक्ति है, ये 10 बजे 10 AM, ये 10 बजे बिल्कुल स्वस्थ बिल्कुल टर्नआउट खड़ा हुआ है। जैसे जैसे इसके लग गए इसके 4 बार लूज मोशन हो गए और यह आ गया, यह व्यक्ति जो 11 बजे है बैठ गया। यहाँ 10 बजे बिल्कुल स्वस्थ बिल्कुल टर्नआउट खड़ा हुआ था। जैसे ही इसके लूज मोशन 4 बार लगे, यह बैठ गया। 11 बजे इसकी स्थिति कैसे होगी, यह बैठ गया। उसके बाद इसके 3 बार और लगे और यह व्यक्ति जो है ये बिल्कुल लेट गया। 12 बजे ये व्यक्ति बिल्कुल लेट गया। अब 12 के बाद इसके 2 बार और लूज मोशन हुए और 1 बजे यह व्यक्ति बिल्कुल मूर्छित अवस्था में हो गया, बिल्कुल ही मूर्छित अवस्था में हो गया 1 PM पर। तो देखिए, 10 बजे यह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था, बिल्कुल टर्नआउट खड़ा हुआ था। जैसे ही इसके और 11 बजे इसके ये बैठ गया और 12 बजे ये बिल्कुल फंसर गया, लेट गए और 1 बजे ये बिल्कुल ही मूर्छित अवस्था में आ गया, अर्धमूर्छित अवस्था में हो गया। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि लगातार जो है समय के साथ जो स्थिति जो बदल रही है, कि लगातार समय के साथ स्थिति में जिसको परिवर्तन हो रहा है, इसको जो स्थिति में जो बदलाव हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। तो गति की यहाँ से डेफिनेशन क्या निकली, गति की डेफिनेशन निकली कि समय के साथ स्थिति में जो बदलाव होता है। क्या निकली डेफिनेशन गति की, कि समय के साथ लगातार स्थिति में परिवर्तन, ये क्या कहलाती है, गति कहलाती है। कि समय के साथ लगातार स्थिति में बदलाव ही क्या है, गति कहलाती है। अब इसमें ही एक शब्द और आता है कि ये जो समय के साथ जो बदलाव हो रहा है ये गति कहलाती है। इसमें एक शब्द आ रहा है कि मैं यही खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल मेरी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा। 10 बजे मैं यही गया है, खड़ा हुआ हूँ, 11 बजे भी, 12 बजे भी और 1 बजे भी मेरी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो इसे बोलते हैं विराम अवस्था। दूसरी बात क्या आती है, विराम अवस्था। विराम अवस्था है, इसका एक दूसरा नाम है स्थिरावस्था। स्थिरावस्था, रेस्ट पोजीशन। कि समय के साथ मेरी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, मैं 10 बजे भी यहीं पे खड़ा हुआ हूँ, 11 बजे भी यहीं पे खड़ा हुआ हूँ, कि मेरी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, विराम अवस्था या स्थिरावस्था या रेस्ट पोजीशन बोलते हैं। और समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। तो आगे इतना समझने के बाद आगे बात आती है कि जो गति होती है यह एक घटना है। गति क्या है, एक घटना होती है, इसकी कोई भौतिक राशि नहीं होती। गति क्या है, एक घटना होती है, इसकी कोई भौतिक राशि नहीं होती, ये कोई भौतिक राशि नहीं होती और इसके मात्रक भी नहीं होते। गति के अंदर चाल का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, ऐसे सब चाल का मात्रक, दूरी का मात्रक होता है, लेकिन जो गति जो होती है इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो यह घटना है, केवल घटना है। तो क्या बात आती है कि गति जो है ये केवल एक घटना है, यह भौतिक राशि नहीं होती, इस कारण इसका कोई मात्रक भी नहीं होता। अब बात आती है कि गति कैसी राशि है। गति कैसी राशि है, गति एक सापेक्ष शब्द है। गति जो है एक सापेक्ष शब्द है। अगले टॉपिक क्या आता है कि गति जो है एक सापेक्ष शब्द है। गति जो है सापेक्ष शब्द है। गति कैसा शब्द है, गति जो है एक सापेक्ष शब्द है। अब सापेक्ष का मतलब क्या होता है, सापेक्ष का मतलब होता है कि जैसे कोई ट्रेन है,
और ट्रेन में व्यक्ति बैठे हैं, कोई ट्रेन है, ट्रेन में दोनों व्यक्ति, ये कोई ट्रेन है, इसमें दो व्यक्ति आपस में आसपास बैठे हैं और ये पटरी है, ट्रेन चल रही है। एक कोई व्यक्ति जो है ट्रेन के सहारे पटरी पर खड़ा हुआ है, पटरी के किनारे व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो ये दोनों व्यक्ति जो है ये तो आपस में एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, स्थिर है, एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, स्थिर है, विराम अवस्था में। लेकिन ये व्यक्ति इसके सापेक्ष स्थिर है, लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये जो किनारे पे खड़ा हुआ है, इसके सापेक्ष क्या है, गतिशील है। और इस व्यक्ति के, ये व्यक्ति भी क्या है, गतिशील है। इस व्यक्ति की तुलना में ये व्यक्ति भी गतिशील है और ट्रेन भी गतिशील है। तो सापेक्ष शब्द क्या होता है, सापेक्ष वही होता है जहाँ पर आपस में तुलना होती है, तुलनात्मक के रूप में सापेक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है। फिर ट्रेन में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं आपस में, ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष तो क्या है, स्थिर है, लेकिन इन्हीं दोनों के सापेक्ष जो किनारे पे खड़ा हुआ है, रेल की पटरी के सहारे खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति क्या है, गतिशील है। और ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसके साथ ये व्यक्ति भी गतिशील है। तो तुलनात्मक के रूप में जो व्यक्ति आती है, एक सापेक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। कि अपन बोलते हैं कि ये व्यक्ति अमीर है, ये व्यक्ति गरीब है, अपन ऐसा सीधा नहीं बोल सकते। अपन ये बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति किसी की तुलना में गरीब है लेकिन किसी की तुलना में अमीर है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन सीधा ये नहीं बोल सकते ये व्यक्ति अमीर है, ये गरीब है। वो व्यक्ति अमीर किसी की तुलना में अमीर हो सकता है और किसी की तुलना में गरीब भी हो सकता है। तो इस गति जो होती है एक सापेक्ष शब्द है, तुलनात्मक के रूप में काम में आती है। अब आगे अगला जो बात आती है, अगला जो बिंदु आता है इसके अंदर, वो आता है निर्देश बिंदु या मूल बिंदु। अगला क्या आता है, निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु या इसी को ही बोलते हैं मूल बिंदु। निर्देश बिंदु या मूल बिंदु किसे कहते हैं? एक कोई व्यक्ति है, ये बैठा है, इसका जो है सिलेक्शन हो गया और इसकी ज्वाइनिंग के लिए इसके लेटर आ गए, तो यह ज्वाइनिंग के लिए जाता है अपने स्कूल में। तो स्कूल के पास एक रेलवे स्टेशन है, ये कोई मान लिया ये है रेलवे स्टेशन, ये क्या है, कोई रेलवे स्टेशन है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर उतरता है और पूछता है कि कोई व्यक्ति मिला इसको यहाँ पे, ये उस व्यक्ति से पूछता है कि महोदय जो ये मेरी स्कूल है ये कितनी दूर पड़ेगी, कहाँ पे पड़ेगी? तो ये व्यक्ति बताता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाना है। स्कूल की क्या बता रही है कि 2 किलोमीटर, यहाँ से स्कूल कितनी, रेलवे स्टेशन से स्कूल कितनी दूरी पर है, 2 किलोमीटर और उत्तर की दिशा में है। तो इसने क्या बताया, 2 किलोमीटर मतलब दूरी और उत्तर दिशा में, दूरी प्लस दिशा, जहां दूरी और दिशा दोनों का बोध होता है वही पॉइंट या वही स्थान क्या कहलाता है, निर्देश बिंदु कहलाता है। कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तो जो रेलवे स्टेशन है ये क्या हो गया, निर्देश बिंदु, कि जहां से दूरी और दिशा क्या बताया इसने कि 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में विद्यालय है। तो दूरी और दिशा, जहां से दूरी और दिशा दोनों का बोध होता है वही क्या कहलाता है, निर्देश बिंदु। तो रेलवे स्टेशन क्या हो गया, निर्देश बिंदु। ठीक है, यह थोड़ा और आगे गया, इसको संतुष्टि नहीं, सोचा और पूछ लूं, नया नया हो कहीं लेट हो जाऊं। तो इसने आगे जाके फिर एक मंदिर था, मंदिर के पास पूछा कि महोदय ये स्कूल कहाँ पड़ेगी? तो उसने बताया कि यहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। तो यहाँ भी क्या है कि दूरी और दिशा दोनों का बोध हो रहा है, जहाँ दूरी भी आए और दिशा भी आए वहां क्या होता है, वो बिंदु क्या कहलाता है, निर्देश बिंदु। तो ये मंदिर क्या हो गया, मंदिर हो गया निर्देश बिंदु। तो ये बात थी निर्देश बिंदु और मूल बिंदु की। अब बात आती है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होता है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु होता है कि मैं यहां से गया, तो मैं जहां से जा रहा हूं, वो अपना क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु। क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु क्या होता है कि जहां से शुरुआत होती है, जहां से कहीं पर जाने के लिए जहां शुरुआत होती है कि मैं यहां से जा रहा हूं, तो वो होता है अपना प्रारंभिक बिंदु। और अंतिम बिंदु क्या होता है कि मैं जयपुर पहुंच गया, तो वो जो है अपना वो क्या है, अंतिम बिंदु।
कि जहां से शुरू हो वो प्रारंभिक बिंदु और जहां पर खत्म हो वो अंतिम बिंदु। लेकिन मैं ये बोल दूं कि मैं यहाँ बहरोड से जयपुर गया, मैं बोल दूं बहरोड से जयपुर गया या 100 किलोमीटर दूर जयपुर गया, तो यहाँ से दूरी और दिशा दोनों का बोध होता है, वो कहलाती है निर्देश बिंदु। तो ये थे अपने प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। अब आगे इस पे आती है कि गति में ही अगला जो टॉपिक आता है वो आता है दूरी और विस्थापन। अगला टॉपिक क्या आता है, गति का जो होता है, गति में ही अगला टॉपिक आता है दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। तो दूरी क्या होती है, माना ये कोई एक जगह है ए पॉइंट और दूसरी स्थान जो है ये बी, यहां तक जाने के अनंत रास्ते हो सकते हैं। मान लिया मैं यहाँ से यहाँ टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ घूमता हुआ ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक गया, ठीक है, और मैं पीछे पीछे जो स्टेप है फीता लेकर मैं यहाँ से ऐसे गया ऐसे ऐसे गया, दूरी को मापते हुए चले, ठीक है। मैं घूमता हुआ यहाँ से ऐसे ऐसे बी पॉइंट पर पहुंच गया, तो मेरे पीछे पीछे ही स्टेप से फीते से इसको दूरी को ऐसे ये नापते हुए चलेगा, तो ये हो गया दूरी। फिर मैंने अगले दिन मैं इस रास्ते से गया इधर से और बी पॉइंट पर पहुंच गया, तो फिर यही इस स्टेप से इस रास्ते को नाप लिया गया, ठीक है। जिस पथ पर मैं जा रहा हूँ उस पथ की लंबाई को नाप लिया। अगले दिन फिर मैं इधर से गया तो फिर दूरी को नाप लिया। तो तीनों दिन जो है मेरे जो पथ लंबाई है जो दूरी है वो अलग अलग आई, कि एक ही बिंदु पर जाने के लिए कितने भी रास्ते हो सकते हैं, हम अलग अलग रास्तों से एक ही बिंदु पर जा सकते हैं, तो हमेशा दूरी अलग आती है। तो जिस बिंदु से जाएंगे उसी दूरी को नापते चलेंगे, तो अर्थात जो दूरी होती है वो क्या होती है, पथ लंबाई। दूरी क्या होती है, पथ लंबाई, पथ की लंबाई दूरी होती है, किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, दूरी अलग अलग आती है। अब बात आती है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है कि बिल्कुल सीधा रेखाखंड, यह ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ए से बी तक जाने के लिए बिल्कुल सीधा जो रेखाखंड होता है, बिल्कुल सीधा रेखाखंड, वो क्या कहलाता है, विस्थापन। मतलब न्यूनतम दूरी जो होती है, न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जो न्यूनतम दूरी है वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो बात समझ में आई कि दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी की विस्थापन कहलाती है। अब हम जो दूरी और जो विस्थापन है इसको एक टेबल से समझेंगे कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। तो देखिए दूरी और विस्थापन में क्या क्या फर्क होता है, क्या क्या अंतर होता है, इसको हम एक टेबल से समझते हैं। पहले आती है दूरी, इधर लिख दिया दूरी, इधर लिख दिया विस्थापन। विस्थापन अभी अपन ने देखा था कि दूरी क्या होती है, दूरी होती है पथ लंबाई, पथ की लंबाई जो होती है उसी को क्या कहते हैं, दूरी, कि कितना लंबा पथ है उसकी लंबाई कितनी है उसी को क्या कहते हैं, दूरी। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सीधा रेखाखंड, अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सीधा रेखाखंड, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सीधा रेखाखंड, या बोल सकते हैं कि न्यूनतम दूरी, क्या बोल सकते हैं, न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं के बीच क्या होती है, न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन।
तो दूरी विस्थापन कहलाता है। ठीक है, विस्थापन क्या हो गई, पथ की लंबाई, दूरी क्या हो गई, पथ की लंबाई, और विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाला बिल्कुल सीधा रेखाखंड, जैसे ए से बी को मिलाने वाला बिल्कुल सीधा रेखाखंड क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। अब दूरी क्या होती है कि दूरी की अपन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अनंत जो रास्ते होते हैं, तो दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है। अगली बात क्या आती है कि दूरी अदिश राशि होती है। दूरी क्या होती है, दूरी अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन जो होता है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए क्या होता है, बिल्कुल निश्चित, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए बिल्कुल निश्चित दिशा होती है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए बिल्कुल निश्चित दिशा होती है, एक सीधा रेखाखंड होता है। तो जो विस्थापन जो होता है ये एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। अब दूरी की वही बात है कि एक स्थान से दूसरे स्थान से अनंत रास्ते हो सकते हैं। तो दूरी क्या है, दूरी क्या है, अनंत। दूरी क्या है, अनंत या असीमित। अनंत को क्या बोल देते हैं, असीमित, की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अनंत जो होते हैं वो पथ होते हैं, किसी भी पथ से जा सकते हैं, तो ये असीमित है। और विस्थापन क्या है, विस्थापन है सीमित। विस्थापन क्या होता है, सीमित होता है, कि केवल एक ही होता है। दो बिंदुओं के बीच में जो विस्थापन जो होता है केवल एक होता है। जो एक होता है उसको सीमित या वो बोल देते हैं अद्वितीय। अद्वितीय क्या बोलते हैं, अद्वितीय, एक ही होता है। विस्थापन जो होता है केवल एक ही होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच। अब बात आती है कि आगे के देखें, थोड़ी जगह पड़ रही है, आगे की बात आती है कि जो मान लिया कोई गेंद है। अब आगे की बात आती है कि मान लिया कोई गेंद है, इसको अपन ने ऊपर उछाला। ऊपर उछालने के लिए माना कि थोड़ी देर रुकी, वैसे रुकती नहीं है, हमने माना किसी गेंद को ऊपर उछालने में थोड़ी देर रुकी और रुकने के बाद वापस नीचे आ गई। माना किसी गेंद को उछाला और इसको ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। यहाँ से जाने के बाद ये गेंद वापस नीचे आती है, वापस नीचे आने पर जहाँ से उछाली वहां पर आ गई। तो इसकी दूरी तो कितनी हो गई, दूरी कितनी हुई, इसकी दूरी हो गई कि 5 मीटर उछाला, तो 5 मीटर तो ऊपर तक गई और फिर वापस ये 5 मीटर नीचे आ गई। तो दूरी कितनी हो गई, 5 + 5 = 10 मीटर। और विस्थापन क्या हो गया इसका, विस्थापन क्या होगा कि यहाँ से शुरू हुआ, 5 मीटर ही ऊपर गई और 5 मीटर ही नीचे आ गई, जितनी गई उतनी ही नीचे आ गई। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है। तो विस्थापन क्या हो गया इसका, विस्थापन हो गया 0। विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसके क्या बात निकलती है कि गति के दौरान जो गति होती है, गति के दौरान जो दूरी है ये एक अशून्य राशि है। गति के दौरान दूरी अशून्य राशि है, अशून्य होती है। मतलब गति के दौरान जो दूरी होती है ये अशून्य होती है, शून्य नहीं होती। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जो होता है ये 0 हो सकता है, विस्थापन 0 हो सकता है। ये विस्थापन जो होता है 0 भी हो सकता है, कुछ मान भी आ सकता है, ठीक है, नेगेटिव में भी जा सकता है विस्थापन जो, लेकिन जो दूरी है ये अशून्य होती है, दूरी हमेशा बढ़ती है। अब आगे बात आती है कि इसमें दूरी और विस्थापन में जो समय के साथ सदैव जो होती है ये दूरी जो होती है बढ़ती है समय के साथ। समय के साथ क्या होता है, समय के साथ दूरी सदैव बढ़ती है। अपन ने अभी एग्जाम्पल लिया था कि ये गेंद को ऊपर उछाला था, तो 5 मीटर ऊपर उछाला, तो वाला 5 मीटर ऊपर, फिर कुछ समय लगा ऊपर जाने में भी और नीचे आने में भी कुछ समय लगा। तो समय के साथ दूरी हमेशा बढ़ती है। तो 5 + 5 दूरी क्या थी, 10। तो समय के साथ
5 मीटर ऊपर उछाली कुछ समय लगा, फिर वापस नीचे आए तो भी समय लगा। तो दूरी जो होती है समय के साथ सदैव बढ़ती है, और जो विस्थापन होता है यह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। विस्थापन जो होता है समय के साथ घट भी सकता है, और बढ़ भी सकता है। विस्थापन समय के साथ घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो फिर अगली बात आती है कि दूरी जो होती है सदैव धनात्मक होती है। अगली बात क्या आती है कि दूरी जो होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। तो जो विस्थापन होता है ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक और शून्य भी हो सकता है। अपन देखा होगा कि ग्राफ में यहाँ से इधर के लिए धनात्मक इधर रहते हैं, ऋणात्मक ऊपर की तरफ रहते हैं, धनात्मक नीचे रहते हैं तो ऋणात्मक। तो जो विस्थापन जो होता है यह नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब दूरी और विस्थापन में हमने ये इतनी बातें देख ली। अब आगे बात आती है कि इनमें संबंध क्या होता है। कि दूरी होती है और जो विस्थापन होता है इनमें संबंध क्या होती है। अब इस पे बात करते हैं, दूरी और विस्थापन में संबंध। दूरी और विस्थापन में संबंध। दूरी और विस्थापन में संबंध क्या होते हैं। दूरी और विस्थापन संबंध के लिए हम एग्जांपल शुरू करते हैं। मैंने पहला एग्जांपल लिया, ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बी है। तो यहाँ ए से बी तक की दूरी क्या हो गई, दूरी क्या हुआ, दूरी हुई ए बी। ए से बी तक जाने में दूरी क्या हुई, ए बी। और विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन भी क्या हुआ, ए से बी तक जाने में विस्थापन भी ए और बी होगा। ए से बी तक जाने में दूरी भी बराबर है ए बी और विस्थापन भी ए बी ही है। तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया कि दूरी बराबर विस्थापन, कि जितनी दूरी है उतना ही क्या है, विस्थापन है। ठीक है। तो अब फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कोई 3 पॉइंट है, यहाँ ए, ये बी और ये सी। यहाँ से ए, यहाँ कोई बिंदु है बी और यहाँ है सी। ठीक है। ये क्या है, इसको लिखते हैं ए से बी तक जाती है, बी से सी तक और सी से फिर वापस बी पर आता है। ठीक है। तो ये क्या है, ए टू बी, बी टू सी और सी टू बी। ए से बी, बी से सी और वापस सी से बी तक आता है। तो यहाँ जो दूरी होती है दूरी क्या होगी, दूरी होगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी। ए से बी पर, बी से सी और सी से ए पर आता है। ठीक है। तो दूरी क्या होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी। जितना चला उतनी ही दूरी होगी। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा कि न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो होते हैं उनकी न्यूनतम दूरी। विस्थापन होगा ए से बी तक। लास्ट में क्या है, बी पर ही रुका है आके, तो विस्थापन क्या होगा, ए से बी तक। विस्थापन क्या हो गया, ए बी। तो यहाँ क्या संबंध आ गया, यहाँ संबंध आ गया दूरी और विस्थापन में कि दूरी जो है यह बड़ी है किसके, इससे, विस्थापन से। क्या संबंध आ गया कि दूरी जो है यह बड़ी होती है किससे, विस्थापन से। ठीक है। एक संबंध दूसरे एग्जांपल से यह आ गया। अब इन दोनों को एक जगह लिखें भाई, इस फर्स्ट एग्जांपल की बात को और दूसरे एग्जांपल की जो संबंध आए, इन दोनों को एक जगह लिखें तो कैसे लिखेंगे कि दूरी जो होती है ये बड़ी और बराबर होती है किसकी, विस्थापन की। दूरी जो होती है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं कि दूरी जो होती है, इन दोनों जो अपनी इक्वेशन आई है, इन दोनों एग्जांपल से जो हमने देखा है, ये दोनों एग्जांपल से जो हमने देखा था, इनसे क्या हुआ कि दूरी जो होती है, क्या आया, इससे आया कि दूरी जो होती है
दूरी ये बड़ी या बराबर होती है किसके, विस्थापन की। दूरी हमेशा बड़ी या बराबर होती है विस्थापन की। दूरी हमेशा बड़ी होती है विस्थापन से, या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, विस्थापन के बराबर हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है, ज्यादा से ज्यादा इसके विस्थापन के बराबर हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती दूरी विस्थापन से। ठीक है, अब देखते हैं, तो इसको इधर लेके आएंगे, दूरी बटा विस्थापन बड़ा बराबर है 1। तो अनुपात के रूप में क्या आ जाएगा, 1। दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अगर इसको पलट के लिख देंगे, विस्थापन ऊपर, विस्थापन बटा दूरी, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो चिन्ह है ये भी पलट जाएंगे, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा। ठीक है, दूरी अपॉन विस्थापन तो क्या हो गया, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, इसका अनुपात तो क्या आ गया 1 के, और इसको पलट देंगे विस्थापन अपॉन दूरी, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये तीन संबंध जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके आगे इसमें बात करते हैं क्वेश्चन की, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि कैसे करना होता है इन पे क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आता है कि कोई वर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये कोई वर्क है, इसकी आर त्रिज्या है, या कोई बिंदु ए है, ए से शुरू होता है और बी पर आता है, बी बिंदु भी यही है, कि ए से शुरू होकर बी पर आता है, जहां शुरू होता है ये ऐसे घूमकर यहीं पे आता है, तो बी बिंदु भी यही है, रुकता भी यही आके, और ये भी यही है। तो इसकी दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी, दूरी होगी वर्ग क्या होता है इसकी परिधि, क्या होगी परिधि, तो दूरी क्या होगी परिधि, दूरी क्या होगी परिधि, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, परिधि क्या होती है 2 पाई आर। और विस्थापन क्या होगा इसका, विस्थापन क्या हो गया 0, विस्थापन क्या होगा इसका 0, की जहां से शुरू हुआ वहीं पे आके रुक गया, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है एक ही है, तो विस्थापन क्या होगा इसका 0। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है, ये कोई है वर्क, इसमें यहाँ कोई बिंदु ए है, इसकी त्रिज्या आर है, यहाँ से चलकर यह कोई बिंदु है बी, यहाँ कोई बिंदु बी है। ठीक है, यहाँ तक आता है, ए से चलकर बिंदु बी तक आता है, इसकी त्रिज्या क्या है आर है। तो ये क्या हो गया आधी परिधि, दूरी क्या होगी इसकी, दूरी क्या होगी आधी परिधि, परिधि की आधी हो गई, क्यों ये आधी, यहाँ तक ए से बी तक हाफ ही आया है, तो दूरी क्या हो गया परिधि की आधी, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, दूरी क्या हो गई इसकी, दूरी हो गई पाई आर। और विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन देखिए, विस्थापन क्या बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सीधा रेखाखंड। तो ये ए है और ये बी है, तो इसको सीधा रेखाखंड क्या होता है, ये क्या बन गया इसका व्यास, और व्यास क्या होगा इसका 2r, ये r है आधा, और आधी इतनी आधा क्या है r, तो r 2r, तो विस्थापन क्या आ गया इसका 2r। अब एक एग्जांपल और देखिए इसमें, अगला एग्जांपल आता है ये कोई अर्धवृत्त है, यहां से यहां तक, ये क्या है अर्धवृत्त है, ये पूरा तो ऐसा है लेकिन ये अर्धवृत्त है, ये कोई बिंदु ए है और ये बिंदु यहीं पे आके, ये यहां से आके यहां तक, ये बिंदु बी है, जहां से शुरू होता है वहीं तक, अंतिम बिंदु भी वही है बी पर। तो यहाँ इसकी दूरी और विस्थापन क्या होगा, इसकी जो है तो दूरी और विस्थापन क्या होगा, तो दूरी होगी इसकी, एक तो पहला है अर्धवृत्त 2 परिधि के आधा, तो 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर, पाई आर, और ये यहां से यहां तक भी आता है, तो ये कितना हो गया 2r, भाई आर आर व्यास हो गया ना, ये व्यास कितना हो गया 2r, तो यहां से r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2, पाई प्लस 2, ये तो क्या होगी r, पाई प्लस 2 ये तो क्या होगी दूरी,
और विस्थापन क्या हो जाएगा इसका, विस्थापन हो जाएगा 0, शून्य हो जाएगा। कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है, एक है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें अंतिम क्वेश्चन और आता है, आज का एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें अंतिम क्वेश्चन क्या है कि ये है, ठीक है, ये कोई वर्त है, इसका चौथा हिस्सा ले रहे हैं। ये कोई वर्त है, इसका 1/4 भाग ले रहे हैं, चौथा हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है, ठीक है। तो इसका दूरी और विस्थापन निकालना है, इसकी दूरी और विस्थापन निकालनी है, ठीक है, ए और बी बिंदु के बीच में। और ये जो है इसकी ये त्रिज्या है, ये है आर, त्रिज्या क्या है, आर। तो दूरी देख, इसकी दूरी क्या होगी, 1/4 भाग है ये, तो परिधि का 1/4, परिधि बटा 4, परिधि क्या होती है 2πr/4, तो 2 से कट गया 2, तो दूरी क्या आ गई πr/2, तो दूरी तो होगी πr/2। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सीधा रेखाखंड। ये जो गोलाई है, ये गोलाई नहीं चलेगी, इसमें बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु होता है, जो अंतिम बिंदु होता है, इसको मिलाने वाला सीधा रेखाखंड। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सीधा रेखाखंड क्या कहलाता है, विस्थापन। ये आर है, ये आर है, ये क्या हो गया, त्रिभुज होगी, त्रिभुज में ये कितना हो, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है, कर्ण, ये आधार, ये लंब हो गया। तो यहाँ से कर्ण निकालना अपन को, तो कर्ण बराबर क्या हो गया, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और रूट, ये क्या हो गया r² प्लस r² रूट, ये क्या हो गया 2r²। तो यहाँ से कर्ण क्या हो गया, यहाँ से हो जाएगा 2 √2r, तो √2r। जो प्रारंभिक बिंदु और जो अंतिम बिंदु है, ये विस्थापन क्या आ गया अपना, विस्थापन आ गया, विस्थापन क्या आ गया √2r। तो ये दूरी और विस्थापन जो थे, इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल थे। तो आज के लिए इतना ही, आगे की जो बात होती है अपनी गति की, ये अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।